अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। भारत का जंगी जुनून किसी सूरत कम होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई इस मामले पर की गई। आला सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तो वहीं भारतीय वजारत खारजा से सफ़ीर को तलब किया गया और तलब कर कर भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान भारत की जानिब से मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें 26 पाकिस्तानी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत जो सूरत हाल बार बार पैदा कर रहा है, इसको लेकर 5 मुस्तकिल ममालिक के सफीरों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा गया कि भारत बार बार क्यों कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर रहा है। जमीनी हकायक ये भी कहते हैं सीपेक मंसूबे के तहत गवादर से जो तिजारती राहदारी का आगाज हो गया है, ये भी भारत को किसी सूरत नहीं भा रहा। भारत बार बार इस तरह की कार्रवाई कर कर मामलात को तूल दे रहा है, कशीदगी को बढ़ा रहा है। इसी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो बलोचिस्तान में चंद दिन पहले जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, 50 जानें उसमें चली गईं। दूसरी तरफ भारत में उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हैं। मोदी का जो नारा कि वो खास तौर पर गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का आज़म रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इंतखाबात को जीतने के लिए क्या ये सियासी चैलेंज चल रहे हैं कि वहां पर वोट लिया जा सके? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का इंतखाब मोदी सरकार हार जाती है तो 2019 के इंतखाबात जीतना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो अमरीका में ओहायो की रियासत ने किरदार अदा किया, वही उत्तर प्रदेश की रियासत मोदी सरकार के लिए भी सूरत हाल दिखा सकती है। इसी पूरे सूरत हाल में सर्जिकल स्ट्राइक्स ना करना, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स का लेना और भारत पाकिस्तान के साथ जो फ्रंट खोले हुए हैं, क्या वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या सूरत हाल क्या है? पैनल की राय सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वीडियो लिंक पर हसन निसार साहब हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास साहब। आज का पहला सवाल, लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहियत मामला भारत की अंदरूनी सियासत का है या फिर जंगी जुनूनियत का? 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप समझते हैं भारत अपनी सियासत को बॉर्डर पर खेल रहा है या फिर वाकई जंगी जुनून दिखाई दे रहा है? जो ऑप्शन आप लेना चाहें। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, हमें 21वीं सदी की जो जंगें हैं उनकी बदलती हुई हैयत का एक जायज़ा भी लेना चाहिए और उसकी शक्ल को भी देखना चाहिए। ये जो जंग का तरीका भारत ने अपनाया हुआ है, और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि ये बिल्कुल एक जंगी जुनून और ओपन जंग है जो कि भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ लागू की है। इसके 3 मुख्तलिफ पिलर्स हैं या महाज हैं। एक सफारती महाज था जिसके अंदर पाकिस्तान को पिछले साल डेढ़ के अंदर इतना बदनाम किया गया और उससे इस तरह की स्पेस क्रिएट हुई इंडिया के लिए कि उसके बाद इंडिया जो भी कुछ करे अपनी तरफ से करे, लेकिन वो पाकिस्तान पर लगाए तो दुनिया उसकी बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो सफारती महाज में उसने बड़ी कामयाबी हासिल करके अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की। उसके बाद 2 तरह से प्रेशर डाला। एक अंदरूनी तौर पर, जिसको अंदरूनी महाज कहते हैं, जिसके अंदर आज आपको पाकिस्तान या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की दहशतगर्दी की लहर नज़र आती है, वो उसका एक अमली मुजाहरा है। ये इंटरनल प्रेशर है, इनर फ्रंट के ऊपर जंग जारी है, आपके ऊपर लागू की जा रही है। किसी ज़माने में इसका जवाब पाकिस्तान भी इसी तरीके से दे सकता था, लेकिन उस सफारती महाज के ऊपर कामयाबियों की वजह से आज पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि उसी किस्म का जवाब दे पाए, क्योंकि कुछ भी हो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही आएगा। तीसरी उसकी जो महाज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और बाउंड्री पे, जो कि भारत रेगुलेट कर सकता है, उस हद तक रेगुलेट कर सकता है जहाँ पर वो जब चाहे उसको बढ़ा दे, जब चाहे कम कर दे। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है अंदरूनी और बैरूनी महाज का कि पाकिस्तान असाब कब टूटते हैं, कब जवाब दे जाते हैं। यही याद रखें कि जो पहली जंगें होती थी, जो रवायती जंगें, वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो कमजोरियां होती थी उसको एक्सप्लॉइट करती थी। ये जो जंग है, ये सिस्टम ऑफ सोसाइटी, आपके माशरती वो जो शक्लें हैं उसके अंदर जितनी कमजोरियां हैं, जितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लॉइट करती है और आप अपने ऊपर यकीन छोड़ देते हैं। आप एक माशरे के तौर पर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये अंदर और बाहर का इकट्ठा जो काम चल रहा है, इनर और आउटर एक्सटर्नल फ्रंट से, इसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अंदर से खुद ही स्नैप करेगा या पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर कोई ऐसा मरहला अगला कदम उठाएगा जिससे भारत को फिर मौका मिलेगा कि इस जंग को एक रिवायती जंग, चाहे वो 3-4 दिन के लिए हो, उसमें बदल सके। तो मेरा ख्याल है कि इस रास्ते पे भारत चल रहा है और जंगी जुनून की बिल्कुल ये उनके अंदर, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं।
जुनून से ज़्यादा इसमें डिज़ाइन है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें बढ़ें ताकि उनको मौका मिले कि वो अपने आप को, जो उनकी रिवायती बर्तरी है, उसको इस्टेब्लिश करके पाकिस्तान को वो सबक दे सकें जो वो समझते हैं कि उनको देना चाहिए। मजहर अब्बास साहब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, कितना एग्री करते हैं कि जुनून से ज्यादा डिजाइन पर भारत काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट कर सके? पाकिस्तान कहां खड़ा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें अपनी जगह अहम हैं, क्योंकि भारत और बीजेपी की और ख़ास तौर पे मोदी साहब की जो पूरी सियासत है वो बेस कर रही है इंतहा पसंदाना सोच पर, और उसने ख़ासी हद तक भारत को असीर बना लिया है, ख़ास तौर पे सियासी जमातों को। उनके इंटरनली ज़रूर डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो यही नज़र आता है। हर फ्रंट पे वो एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, वो पॉलिसीज़ नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें अपनी जगह हैं। और दूसरी जगह, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मेरा ख्याल है उसको एज हासिल है और बहुत वाज़े एज हासिल है। हम ये तो कहते हैं एम्बेसडर्स को ब्रीफिंग दी पाकिस्तान ने, लेकिन उनकी तरफ से जवाब क्या आया ये हमें कभी नहीं बताया गया कि जो वो ममालिक जिनको ये ब्रीफिंग दी जाती है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, वो क्या बात करते हैं, वो आपकी बात को किस हद तक और कितने गौर से सुनते हैं और उसमें मदद देने के लिए तैयार हैं। वहाँ हमें नाकामी नज़र आती है, वहाँ बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी नहीं नज़र आती, लेकिन जंगी जुनून नज़र आ रहा है, बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। उसमें चाहे इंडियन इलेक्शन पर्सपेक्टिव हो, लेकिन अगर सिर्फ इंडियन इलेक्शन पर्सपेक्टिव होता तो ये मुसलसल नहीं नज़र आता। यहाँ हमें ये मुसलसल नज़र आ रहा है, एक पूरी एक सोच नज़र आ रही है, और जिसको मज़ीद जो स्ट्रेंथ मिली है और आगे चल के हमें इसके फॉल आउट नज़र आएगा, वो अमेरिका में जो तब्दीली आई है उससे भी नज़र आती है चीज़ें। तो मुझे लग रहा है हमें क्या करना चाहिए, जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल है हमें पहले अपने आप को यकजा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अंदरूनी मामलात तो अपनी जगह है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उससे भी आपके दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाते हैं। आपके यहाँ गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, आपके यहाँ पता नहीं चलता सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आपके यहाँ किस तरीके से चलती हैं, इन सारी चीज़ों से वो फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे ख्याल है दोनों ऑप्शन मैं लूँगा कि जंगी जुनून भी अपनी जगह मौजूद है और भारत की अंदरूनी सियासत भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन मजहर साहब ले रहे हैं। हसन निसार साहब, हम अपना केस बेहतर तौर पर दुनिया के सामने नहीं पेश कर पा रहे या समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है खित्ते में और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? लेकिन पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हर तरह की अनसर्टनटी है, वो सियासी है, वो इक़्तिसादी है, जिस भी नेचर की है, बुनियादी तौर पे मैं उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। बिकॉज जब आप ज़ौफ़ का शिकार होते हैं तो आप वो बड़ी टेम्पटेशन जो है, आपके हरीफ कह लें, दुश्मन कह लें, राइवल्स कह लें, जो भी कह लें, उनके अंदर एक टेम्पटेशन को दरअसल आप जन्म दे रहे होते हैं। रह गया जंगी जुनून, तो मुझे जितनी कोई उर्दू की लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ है, वो तो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तबन, मिजाजन, तारीखन, जुनून बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है। ये पीटीआई ने पॉपुलर कर दिया विदाउट नोइंग कि इसका मतलब क्या होता है। मजनून इससे है, ये कहानी और तरह की, बुनियादी तौर पे और तरह के लोग हैं। जुनून का लफ्ज़ जो है ना, जंगी जुनून, ये तो मैं इनको इकट्ठा एक लाइन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिन प्रेकिंग बतौर डिज़ाइन के, इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग जिसकी तरफ एक अपने तौर पे, अपने तरीके से शहजाद साहब ने इशारा किया, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बाकी दो तीन फैक्टर, एक उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये एक तीर से तीन शिकार करने वाली बात भी हो सकती है। एक उनकी इंटरनल जो जिसकी आपने निशानदेही की, उत्तर प्रदेश और अमेरिकन स्टेट का आपने हवाला दिया, और एक फैक्टर डेफिनेटली सी पैक हो सकता है। एक कहते हैं ना, जैसे एक डेस्परेट अटैम्प्ट, बंदा ये तो अब मामला बिल्कुल आखिरी मरहल में जा रहा है। और तीसरा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं तो शायद इस तरह की बातों में कोई इतना यकीन नहीं रखता, लेकिन जैसी सूरत हाल है और चली आ रही है, इसको कम्प्लीटली रूल आउट भी मैं नहीं करता। बट एनीवे, मेरा नहीं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये मोदी मियाँ मोदी का जो आपस में कोई रोमांस, कोई अंडरस्टैंडिंग, ये होता है, कोई अनहोनी बात नहीं है।
तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के, लेकिन एक बात मैं बहुत वजाहत से अपनी मेरी हम्बल ओपिनियन में, जंगी जुनून का लफ्ज इस्तेमाल करने का मेरे नजदीक मतलब ये है कि जंगी जुनून का पूरी तरह फहम नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ठीक, जंगी वरना ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता। आप कह रहे हैं कि इसकी बहुत एक्सट्रीम है और इस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। भारतीय सियासत सी पैक का जिक्र कर रहे हैं कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, क्या ऑप्शन लेंगे? और जो मजहर साहब ने जिक्र किया था अमरीकी सियासत में होती तब्दीली, क्या भारत उस चीज को भी कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है और देख रहा है कि ये ऐसा वक्त है कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकता है, पाकिस्तान के केस को मजीद कमजोर करके पेश कर सकता है, इससे फायदा उठाने की भारत कोशिश कर रहा है? आयशा यकीनन कर रहा है। देखिए, मैं पहले वजाहत कर दूं, मुझे जंग की ज़्यादा समझ नहीं आती। मुझे बड़ा इरैशनल ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा इरैशनल एस्पेक्ट लगता है कि आप एक मुल्क पे हमला नहीं भी करने जा रहे और आप उसके साथ वहाँ से सिविलियंस को भी मार रहे हैं, बॉर्डर की दूसरी तरफ से फौजियों को भी मार रहे हैं। जाहिर है ये टिट फॉर टैट रिएक्शन, एक फौजी इन्वायरमेंट है, दूसरी तरफ भी अब यहाँ से कार्रवाई होगी, उनके बंदे मारे जाएंगे, तो बड़ी एक इरैशनैलिटी भी है वॉर के अंदर, रैशनैलिटी के साथ साथ। सो मुझे इरैशनैलिटी वाला एलिमेंट हमेशा से ज़्यादा बॉदर करता है। लेकिन अगर आप उस सोच के साथ देखें कि क्या आप टेम्परेरीली क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अलायंस है, जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी यहाँ पे एक अलायंस नज़र आती है। एक खिता इस तरह का है जहाँ पे जो लोग समझते हैं उस रीजन को, वो बताते हैं कि 60-70-80% जगहों पे ज्योग्राफी ऐसी है कि वो ऊपर बैठे हुए हैं। सो उनके लिए रोकना, हमारी सड़कों को, आप खेल का सेक्टर ले लें, कुछ और सेक्टर्स ले लें, ज़्यादा आसान है हमारी निस्बत। सो उस पोजीशन को वो अब्यूज़ करते हैं। बीच में एक सीज़ फायर हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जिसका दोनों साइड्स को फ़ायदा था, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि वो ख़त्म होता चला जा रहा है। सो टैक्टिकली, और इसका काउंटर क्या हो सकता है? इसका काउंटर प्रोजेक्ट ये किया जाता है कि पाकिस्तान फिर नॉन स्टेट्स को यूज़ करता है। अब इतना फोकस इंडिया ने डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और इतनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस बात की कि हमारी जो स्टेट फोर्सेस हैं, नॉन स्टेट फोर्सेस हैं, उनकी एक अलायंस है कि अगर इस टाइम पे कोई इस तरह की चीज़ दोबारा से होती है तो सारी दुनिया फिर से यही कहेगी कि देखें, हम तो पहले से कहते हैं पाकिस्तान इन्हें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करता है। सो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन टैक्टिकली कर रहे हैं, साथ उन्हें प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करेगा, चाइना को बैलेंस करना इंडिया के थ्रू। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आई है जिसके बारे में वो सोचते हैं कि वो उनका जो एक नेशनलिस्टिक विजन है उसके साथ उसका भी विजन की अलायंस होगी। सो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट भी है, उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। मेरा ख्याल है वो सारे मिलके, जिस तरह शहजाद साहब ने बात की कि मल्टीपल एस्पेक्ट से वो काम कर रहे हैं कि ये कश्मीर वाला इशू अपने हक में, इसका रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान को पुश करें। आप कह रहे हैं भारत अपने मकासद पे चल रहा है, हम ये ऑप्शन रखें, भारतीय सियासत को रखें? जी, मेरा ख्याल है कि मोदी हुकूमत का जो वर्ल्ड व्यू है, मुझे तो वो नजर आता है। मोदी हुकूमत डिजाइन कह दें फिर, जो शहजाद साहब बात कर रहे थे। जी जी जी। इम्तियाज आलम साहब, जो बाबर सत्तार साहब ने बात की है इंसानी फितरत की और फिर इरेशनल बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं, दोनों जानिब से हुक्मरान बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, नवाज मोदी मुलाकातें भी हमने देखी, अच्छे हाथ आगे बढ़ाए गए, अमन की भी बात की जाती है, ये सब जानते हैं जंगों का नुकसान इंसानियत का। तो फिर इस सारी सूरत हाल का मकसद क्या है कि हर टाइम बाउंड्री पर, वर्किंग बाउंड्री पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन रहे? वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, पहले तो ये है कि आज हम एक जनाजा पढ़कर आए हैं और हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त और जमहूरी तहरीक के एक बड़े लीडर जहांगीर बदर का इंतकाल हुआ। हमारी उनसे बहुत वाबस्तगी रही तालिब इल्म तहरीक के हवाले से। तो आज मैं इस बोझ के तले भी हूँ और इस कॉन्फ्लिक्ट के बोझ तले भी हूँ जो चला जा रहा है। ये सबसे लंबी पीरियड है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कॉन्फ्लिक्ट का, इतना लंबा। और कोई भी जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा असर रखना नहीं चाहते, लेकिन जब वो रहता है तो उसकी फिर एक इलॉजिकल अपना एक साइकिल बन जाता है। 2 फायर यहाँ से हुए, 4 वहाँ से हुए, 6 यहाँ से हुए, 12 वहाँ से हो गए। तो ये तो मुझे बिल्कुल
इसका मतलब कोई मुझे नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि पाकिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ाई जाए जब पाकिस्तान इतना ज़्यादा मसरूफ़ है ईस्टर्न फ्रंट पे। दूसरी बात उन्होंने जिक्र किया था जब 500 और 1000 रुपए के नोट को कैंसिल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें एक वजह पाकिस्तान की भी नोट छापने की है और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से हम कह रहे हैं। बाज़ा इसकी उन्होंने कुछ और बात कर दी, लेकिन उन्हें ये हवाला दिया कि गालिबों में कह रहे थे कि पाकिस्तान से करेंसी छाप कर हिंदुस्तान में फेंकी जा रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ब्लैक मनी के खिलाफ और अनटैक्स मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और मोदी के खिलाफ भी इसमें बहुत बातें हो रही हैं और मोदी के हक में इसमें बहुत बातें हो रही हैं। मोदी को कहना पड़ा है कि बहुत से लोग मेरे खून के प्यासे हो गए हैं और गालिबन इसमें गलती भी नहीं होगी क्योंकि बहुत लोग इसमें जो जखीरा करके बैठे थे अरबों रुपए घरों में रख के बैठे थे उनके लिए मसला बनेगा। तीसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो हम जोड़ रहे हैं ना अब इसे ट्रंप के साथ, मैं समझता हूँ बहुत कबल अज़ वक्त काइट फ्लाइंग है, ये हम पतंग पहले से उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के जब इंटरेस्ट में नहीं है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल में झगड़ा तो पाकिस्तान क्यों ना पेश करे एक मरबूत और एक मुस्तहकम सीज फायर का मंसूबा। और ये हमें हमारे जो हमारे सफीर हैं भारत में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान वुड प्रपोज, पाकिस्तान ये पेश करेगा। मेरा ख्याल है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये हम सुनते रहते हैं, दोनों तरफ इस तरह की बातें होती हैं, नैरेटिव का हिस्सा है, लेकिन चाहिए ये कि हम ये करें। दूसरा, डिप्लोमेटिक लेवल पे हम ये करें कि हम पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है और मसले का पुरअमन हल चाहता है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो यशवंत सिन्हा की कमेटी गई थी हुकूमत की तरफ से, जिसमें मेरे दोस्त भारत भाषण भी थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की और कहा कि कश्मीर पर बिला शर्त मुज़ाकरात होने चाहिए। और मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान को दुनिया भर में ढिढोरा करना चाहिए। हमें नजर आना चाहिए कि हम बिहेव कर रहे हैं, इंडिया नजर आए कि बहुत मिसबिहेव कर रहा है। और ये जो हम बहुत ज्यादा कहानियां बिल्ड करते हैं सी पैक को नाकाम करने के लिए, कोई सी पैक को इंडिया नाकाम नहीं कर सकता। और हर जगह की दहशतगर्दी पहले भी हो रही थी, हम क्यों सी पैक को बार बार लाते हैं? सी पैक जो है उस पर चाइना बहुत अटल है। भारत मिसबिहेव कर रहा है आप कह रहे हैं, तो आप ऑप्शन क्या लेंगे, वजह क्या है? मेरा ख्याल है इसकी दोनों वजूहात है। दोनों वजूहात आप जो वजूहात की कैटेगरी बनाती है, मैं आपकी फतानत और आपके जो पूरे शोबे की जहानत समझते हैं, बहुत थिंक टैंक रखे हुए तो स्टडी कर रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे ये सारा का सारा भारत और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल स्टूपिड एनिमोसिटी उसका साक्षात ठीक है, रवायती सूरत हाल है, रवायती मज़ाक़-ए-खेज़ पागलपन का इजहार है, रिवायती मज़ाक़-ए-खेज़ पागलपन है जो भारत सरहद पर हमारे साथ कर रहा है। लेकिन इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं कि हम बिहेव कर रहे हैं, भारत मिसबिहेव। न्याजी साहब, तो दुनिया को क्यों नहीं ये बात समझ आ रही है कि भारत क्यों इस कदर मिसबिहेव कर रहा है? साथ साथ भारत आगे बढ़ना चाह रहा है, सुपर पावर बनना चाहता है, बहुत कुछ काम कर रहा है, अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर वो मिसबिहेव भी कर रहा है। क्या सूरत हाल है, इसके पीछे वजह क्या है? ये बात हतमी है कि पाकिस्तान बिहेव कर रहा है और पाकिस्तान ने इस मसले को बहुत ही इंटेलिजेंटली सफारती सतह पे भी और हर लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से उठाया। खुसूसन जो यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म की तकरीर थी, वो इनफैक्ट वो एक जो है सारा कुछ सेट कर गई कि उससे भारत को बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ कि सारी चीज़ों को बाईपास करके कश्मीर फोकस रहे। और यही भारत नहीं चाहता था। उससे पहले यहाँ पे पठानकोट हो गया, कई इश्यू हो गए ताकि वहाँ से टेररिज्म, कलभूषण सब पे आ जाए। वो बिल्कुल कश्मीर फोकस था और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा था। देखें, एक बात समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर जंगी जुनून तो जैसे हसन साहब ने कहा एक बड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन भारत जो है उसका वो एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इसी तरह इसके अंदर एंगेज किया जाए। अब पहले से समझने की कोशिश करें कि भारत ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कुछ कर रहा है, ये हमारी जो सेटल बाउंड्रीज हैं, ये पूरे बाकी जगहों पे वहां भी कर सकता था। वहां मसला ये है कि वहां पे आमने सामने फौजें एक दूसरे बहुत दूर बैठी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक गांव है, मैं खुद सारा पूरा केल सेक्टर तक गया हूं, नीलम वैली देखी है, वहां पे एक गांव है, आधा जो है इंडिया के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है, उसके अंदर से लाइन गुजर रही है।
वो चंद गज के फासले पे इंडियन आर्मी बैठी है, चंद 100 मीटर के फासले पे, और इधर पाकिस्तानी आर्मी बैठी है। अब पाकिस्तान जब फायर करता है तो वहां मुसलमान मरता है, इंडियन जब फायर करता है तो भी यहां कश्मीरी मरता है। पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट उस तरह नहीं कर सकता जैसा वो कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे जो सारा बैकग्राउंड है वो 4 महीने की कश्मीर की स्ट्रगल है, जिसको थर्ड इंतफादा कह रहे हैं, जिसको आजादी मूवमेंट कह रहे हैं। अभी चंद हफ्ते पहले मोदी ने हुर्रियत लीडर मीर वाइस उमर फारूक को रिहा किया, यासीन मलिक को रिहा किया, वो असद सैयद गिलानी को मिलने गए, इनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज दिया, कहते हैं ब्लैंक चेक पेश किया कि आप जो कुछ करें। तो उन्होंने सारी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा किया, बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव इजलास हुआ और शाम को उन्होंने ये कहा कि हमें आजादी चाहिए। अब इंडिया के अंदर एक नारा बुलंद हुआ है कि हिंदुस्तान को अब कश्मीर से आजादी चाहिए, भारत को कश्मीर से आजादी चाहिए, बनिस्बत उनको आजादी चाहिए। देखिए इंडिया जो है बड़ा शदीद प्रेशर में है। बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन उसके ऊपर लड़ा था कि हम आर्टिकल 375 रिपील करेंगे, जो उन्होंने पहले 258 उसकी ऑटोनमस जो हैसियत था उसको खत्म किया था 52 में। उसके बाद आप आगे उन्होंने उनके एम ऑब्जेक्टिव थे कि एक बेनाइन सा आर्टिकल था जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, हम उसको रिपील करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वो रिपील तो क्या करते, कश्मीर के अंदर आजादी मूवमेंट पे कॉन्सेंसस हो चुका है, जुम्मे की नमाज वहां नहीं पढ़ी जा रही, पहले गने से शुरू हुए, इस लॉलीपॉप शादी पैकेज पे आगे गए। और मत भूलें कि ये शादी राहदारी है, ये इंडिया ने कहा ये मुतनाज़ा एरिया से जा रही है, जो उनके वाकई उनके नजदीक मुतनाज़ा एरिया है, तो इसलिए उसमें बहुत प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि हसन साहब ने जैसे कहा अगर इसको ये करें, वो जंग को सियासत के अंदर डालना चाहता है और सियासत उस जंग के जरिए करना चाहता है कि उसके पास भारत क्लूलेस है, भारत कश्मीर के अंदर बिल्कुल खड़ा है, और इसी वजह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर आजादी मूवमेंट है और पाकिस्तान बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, इससे निकल के जा रहा है। ब्रेक पे मुझे जाना है, मुख्तलिफ ऑप्शन सुने जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की भी बात की गई। भारत पाकिस्तान को गलत तौर पर एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, जैसा इम्तियाज साहब ने कहा पाकिस्तान को चाहिए मजबूत और मुस्तहकम पैकेज पेश करे सीज फायर के लिए, और भारत की जो सूरत हाल है, जो मिसबिहेव है, उसको पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बड़े बेहतर तौर पर एक्सपोज करने की जरूरत है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची में होती सियासत की जो दुबई में हो रही है। कराची के लिए क्या खिचड़ी दुबई में पकाई जा रही है, पैनल की राय जानिए ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुबई कराची की सियासत का मरकज उस वक्त बना जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मुलाकात हुई। परवेज मुशर्रफ साहब से दुबई में खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात से मुतालिक बातें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और MQM लंदन के अलावा साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की भी परवेज मुशर्रफ से मुलाकातें हो रही हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ सियासी तज्ज़ियाकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों की जानिब से परवेज मुशर्रफ के साथ मुलाकातें, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बनेगा, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, लंदन या फिर पाक सरजमीन पार्टी धड़े मिलकर परवेज मुशर्रफ को सरबराह के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ के हक में और खिलाफ नारे और बैनर्स भी आवेजा किए गए। MQM के धड़ों की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, हकीकत क्या है, किस तरह से तज्जियाकार इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, इस पर राय लेंगे। सवाल इस तरह से है, क्या परवेज MQM के तमाम धड़ों के मुत्तफ़क़ा कायद हो सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब। नहीं, मुझे मुमकिन नहीं लगता। वैसे तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये जो तकसीम हुई है ये इसलिए तो नहीं हुई है कि इसको मुत्तहिद कर दिया जाए दोबारा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मुझे मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि 4 में से 2 ग्रुप शायद एक हो जाएं या, लेकिन बज़ाहिर 2 वजह हैं। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की लाइकिंग महाजर एलीट के अंदर भी और महाजर मिडिल क्लास के अंदर भी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन वो जब बात तकसीम की आ जाएगी और बात किसी को माइनस करने की आ जाएगी, तो फिर अगर माइनस करने वाली बात आएगी तो प्लस बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो जब तक ये सिनेरियो रहेगा, मुझे नहीं लगता कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का कोई रोल उस तरह बन पाएगा। दूसरी बात यह कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए अमली तौर पे पाकिस्तान आकर सियासत करना, मुत्तहिदा या कोई भी जमात की लीडर जो है उसको लीड करना, वो कई लिहाज से मुश्किल है। एक उनके अपने सिक्योरिटी मामलात, उन पर मुकदमात और उन पे जो सूरत हाल यहाँ है
वो चाहे ये गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट तब्दील हो जाए, तब भी मुझे मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा सियासी रोल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये एक एडवाइज़र के तौर पे तो ज़रूर काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि MQM के धड़े एक हो जाएं, लेकिन MQM की क़यादत करना फौरी तौर पे तो मुझे इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। आप क्या कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कोई दो धड़े एक हो सकते हैं? तो कौन से दो धड़े होंगे मजहर साहब? मजहर साहब को गालिबन हमारी आवाज नहीं जा रही है। इम्तियाज साहब, जो मजहर साहब बात कर रहे थे, अमली तौर पर क्या मुमकिन नहीं होगा मुशर्रफ साहब के लिए आना और MQM के अगर मुतफ़िक़ा क़ायद के तौर पर बात की जाए कि पाकिस्तान में रह के सियासत करना, और ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ की वापसी मुमकिन है। अब मेरी ख्वाहिश भले कुछ भी हो, उन पर मुकदमात पहले बने, उनका बाल बीका ना हुआ। और जिन लोगों ने MQM बनाई थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़ियाउल हक के ज़माने में, और जिन कुव्वतों ने इसे बरकरार रखा और उनके साथ ये मुसलसल कोलिशन में रहे, वो कुव्वतें दोबारा इन्हें इकट्ठा कर सकती हैं। मुझे लगता है कि निशाना अगला इंतखाबात है कि किस तरह कराची के वोट समेटे जाएं, किस तरह सराइकी बेल्ट में या पंजाब के कुछ हिस्सों में तहरीक इंसाफ के जरिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ली जाएं, इसी तरह बाकी सूबों में किया जाए और एक जुगतू फ्रंट बने जो नवाज मुखालिफ हो या पीपल्स पार्टी मुखालिफ हो। इसका इम्कान है, ऐसा पहले भी किया गया। हमने देखा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, हमारे अजीम फातेह काबुल, फातेह जलालाबाद जर्नैल थे हमीद गुल मरहूम, उन्होंने बनाया था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और रातों रात इकट्ठा हो गया था, वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन गया था। तो ऐसे लोग हैं माहिरीन हमारे यहाँ माशाअल्लाह, जो इस मैदान में काफ़ी माहिर हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये जो आपकी पार्टी है, क्या है, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, या मैं कुछ और कहता हूँ उसे अब भूल गया हूँ, और MQM पाकिस्तान, इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। और मुशर्रफ जैसा राठ मिल जाए इन्हें, और तो वो और क्या चाहिए। और मुशर्रफ उन्हें क़यादत चाहिए। MQM और महाजिर कॉन्स्टिट्यूंसी में खला आ गया है। अल्ताफ़ को मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ, वो तारीख हो गए। और अब एक नई अपील चाहिए, एक खला है जिसे कोई फिल करे। और इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि मुशर्रफ जैसा कामयाब जर्नैल और जिसने जमहूरियत का रास्ता भी खोला, इलेक्शन भी होने दिए और वो चले भी गए इख्तियार सौंप कर, और वो अदालत में भी केस भी उन पर हुए और उन्होंने उसे फेस किया। तो मैं समझता हूँ कि वो मुशर्रफ से इख्तलाफ रखने के बावजूद इम्कान है कि मुशर्रफ उनकी क्या संभाल सके, और मुशर्रफ अगले इंतखाबात में भी आए और एक महाज बने जिसमें जनरल मुशर्रफ भी हो। मुशर्रफ संभाल सके, क्या हो सकते हैं? जमातें उनको अपने कायद के तौर पर लेंगे? ऑप्शन हाँ में ले रहे हैं। ये जमातें बच्चा पार्टी से हैं, ये बिल्कुल है कि बच्चा लोग उधर चले जाओ, उधर चले जाएंगे। हाँ का ऑप्शन है आपका। ठीक, बाबर सत्तार साहब, बड़ी ख्वाहिशों की बात की, मजहर साहब ने भी ख्वाहिशों की बात की, इम्तियाज साहब ने गुफ्तगू शुरू की, ख्वाहिशों की बात की है। तो क्या कराची को ख्वाहिशों का जिक्र नहीं, आपने कहा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकता ना, इस तरह से ख्वाहिश का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाबर साहब, क्या कराची को वाकई ख्वाहिशों के तहत चलाने की कोशिश हो रही है? दुबई से इसके लिए सियासी बातें की जा रही हैं जो उसमें कुछ आपको हकायक दिखाई देते हैं, और जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? आयशा, मुझे बिल्कुल कराची की पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, लेकिन दूर से बैठ के मुझे नहीं लगता कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ट्रंप अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट हो सकते हैं तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। जो मैं एग्री करता हूँ लार्जली और गाइडेंस लेता हूँ जो मजहर साहब ने बातें कही। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह से पार्टी चलाई और जो उसकी स्ट्रेंथ थी, मेरा तो ख्याल है कि उस पर किताबें लिखी जानी चाहिए कि कैसे उन्होंने मल्टी टीयर सिस्टम्स बनाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अलग थी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट अलग थी, और ये पार्टी बड़ी यूजफुल थी जब तक एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी के हाथ में थी। क्योंकि फिर अगर मुशर्रफ के वो साथ थी तो फिर जो भी चीज़ मुशर्रफ चाहते थे एज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, वो डिलीवर होती थी, क्योंकि पार्टी का उस तरह का कंट्रोल था। अब पार्टी जब तकसीम हो रही है तो फिर उन्हें उस तरह यूनिफाई करने के लिए कौन बंदा आएगा? वो अल्ताफ़ हुसैन की एक डिफरेंट रियलिटी थी, वो पार्टी के बानी थे, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने सब स्ट्रक्चर बनाए। कोई और बंदा आके वहाँ पे बैठ के उसे उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आज़ादी से एक बहुत बड़ा मुहाजिर वोट बैंक है, लेकिन जब आज़ादी से वोट देंगे इस स्ट्रक्चर से बाहर, तो फिर वो वोट डिवाइड भी होगा। कोई किसी को वोट देगा, कोई किसी को वोट देगा मुहाजिर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ही। और तीसरी बात ये जो इशारा अभी इम्तियाज़ साहब ने किया,
मेरा ख्याल है कि बड़ी लिमिटेशंस होती हैं इस्टेब्लिशमेंट की कि वो कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं भी कर सकते। हमेशा से हमने देखा, बात भी होती रही कि आप मिल के कर दें, इस तरह के रिजल्ट्स डिलीवर कर दें, लेकिन उस तरह से कंट्रोल करना डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को, वो उतना आसान काम नहीं है। रिजल्ट्स उस तरह के नहीं निकलते और मार्शल लॉ के बाद भी, मुशर्रफ के दौर में भी नहीं उस तरह से निकल सके, तो आजकल के हालात में निकलने मुश्किल होंगे। सो मेरा जवाब नहीं में है। हमारे सामने 2 नहीं के ऑप्शन, 1 हाँ का ऑप्शन। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो इम्तियाज साहब ने बात की, कामयाब जर्नल क्या वापस सियासत में भी कामयाब हो सकेंगे, इस पर भी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिए। क्या परवेज मुशर्रफ एमक्यूएम के तमाम धड़ों के मुत्तफिका कायद हो सकते हैं? हाँ या नहीं का ऑप्शन मौजूद है। 2 नहीं और 1 हाँ। हसन निसार साहब, यहाँ भी गुफ्तगू में कहा गया कि ट्रंप अगर अमेरिका का सदर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या एक कामयाब जर्नैल पाकिस्तानी सियासत में कामयाब सियासतदान हो सकता है? सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? देखें, पहले तो अपना सवाल थोड़ा सा इसमें एक डेंटिंग पेंटिंग में कर दूं। तमाम धड़े क्या, अगर मेजॉरिटी चली जाए तो ठीक है, एक बात। दूसरी, अब तक जितने दोस्तों ने बात की है, मैं ज़ाती तौर पे जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ आलम साहब ने बहुत पते की बात की है। मार्फत का कलाम इन्होंने बोला है, वो आप संभाल के रख लें, काम आएगा, आपके काम आएगा। अगली बात, मदर साहब ने कहा कि कराची की महाजर मिडिल क्लास और एलीट में मुशर्रफ साहब की कबूलियत, मकबूलियत, व्हाटएवर। तो कराची के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि मुकम्मल तौर पे सोशलाइज कतअन नहीं करता, वंस अ वीक से ज़्यादा मैं घर से नहीं निकलता, तो 6 से 8 तक मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये इंकशाफ कर रहा हूँ, जितनी मोहब्बत, एहतराम और जिसे मिस करना कहते हैं लोग परवेज़ मुशर्रफ को कर रहे हैं, ये मैं ज़ाती तौर पे मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, और मोर रिलैक्स 6 डेज अ वीक का तजर्बा बता रहा हूँ। अब आगे चलें, एमक्यूएम वाले करते हैं नहीं करते, जाहिर है इनका फैसला है। मैं उसको यूं देखता हूं कि अगर वो मैच्योरिटी, वतन दोस्ती, अवाम दोस्ती का सबूत दें, उनको ऐसा करना चाहिए। वो मुल्क के और उनके अपने मुफाद में है। वजह यह है कि इस वक्त आप दयानतदारी से देखें कि पॉलिटिकल, मैं इस बात के लिए जाना चाहता हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मैं बकायमी होशो हवास ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के सियासी मंजर पे एक शख्सियत भी ऐसी नहीं है जो कद्दो कामत में, तजर्बे, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, इंटरनेशनल इमेज, स्टेट्समैनशिप, विट और विजडम, हुब्बुल वतनी और ग्लोबल इमेज में परवेज मुशर्रफ का 50% भी। एक बात जो कुछ लोग करते थे, गलत करते थे, लेकिन कुछ बातें अमानत होती हैं, जो अगर आप मेरे साथ को बात करो, मैं किसी कीमत पे कभी टू हेल्प विद जर्नलिज्म मैं नहीं करूंगा, वो अमानत है। ये जो बात करते थे पैसे वैसे की, वो मजीद भी किसी वक्त खोल देंगे, क्योंकि वो कुछ मामलात में वाकई वो ट्रंप ही हैं, मुंह फटा आदमी है, लंबा चौड़ा, वो उनमें कोई मुनाफकत वगैरह वाली बात कोई नहीं है। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर द कंट्री एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री अगर ऐसा हो जाए। और मैं जाती तौर पे इसके बहुत वाज़े इम्कानात देखता हूं, और पहली दफा दिल पे पत्थर रख के इम्तियाज आलम साहब के साथ 100% इत्तेफाक करता हूं। कमाल हो गया। और आपने पीटीआई वालों को नाराज भी कर दिया शायद आज। मेरी बख्शिश की दुआ भी कीजिए अल्लाह। हसन निसार साहब, आपने इस जवाब के बाद पीटीआई को नाराज तो नहीं कर दिया होगा? इम्तियाज साहब ने जी टू हेल्प विद इट, मेरा इशू नहीं है। मेरी अकल समझ में जो आता है ना कि नाराज बराज, मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक, किसी का नाराज होना या राजी होना ये मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मैं लोगों के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर समझता हूँ मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक, हसन निसार साहब ने हाँ का ऑप्शन लिया। शहजाद, अगर कोई है इस लेवल का, इस कद्दो का, मैं एक मिनट आखिरी जुमला, इस मुल्क में कोई आदमी है जिसको लेक्चर का 1/10 भी को देने पे तैयार हो? ठीक,
और उनको इतनी इन्विटेशंस होती हैं वो कर नहीं सकते, सो उस साइज का बंदा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने ये बैत इनके तारीफी कलमात जो ये बयान कर रहे हैं, तौसीफ आप भी बसद एहतराम, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ इनकी। अच्छा ठहरिए, अभी प्रोग्राम में बाद में हो जाइएगा। उन्होंने वैसे आपकी तारीफ बहुत कर दी है प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल बेहोश हो गया हूँ, इतनी मैंने किसी के साथ वो नहीं देखा, इतनी तारीफ करते बाकी बेहोशी में बात कर लेते हैं। चौधरी साहब क्या बाकी अगला इंतखाबात निशाना है, और क्या जिस तरह बात की गई एस्टैब्लिशमेंट लिमिटेशंस होंगी नहीं होंगी, इकट्ठा कर पाएंगे? जो हसन निसार साहब ने तारीफ की कि ऐसी कोई शख्सियत ही नहीं सियासी मंजरनामे पे, उसको भी कमेंट कीजिए। देखिए, एक तो MQM क्या चाहती है उसके बारे में तो हम सब एक गेसवर्क ही कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि ना वो किसी में ज़म होगा और ना ही वो किसी को अपने ऊपर तस्लीम करेगा। अगर मुस्तफ़ा कमाल का ये रवैया है तो ये नहीं कि वो कल को बदल नहीं सकते, बदल भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि MQM के ये जो आपस में जो ग्रुप्स हैं कोई इतनी जल्दी मिलने के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, अगर मुशर्रफ साहब वापस आते हैं तो क्या वो कराची को रन करने के लिए आएंगे? यानी MQM का बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ा रोल है हमारी सियासत के अंदर, लेकिन वो एक हेल्पिंग रोल है, एक जैसे किंग मेकर का कहते हैं, किंग का कभी नहीं होता। तो क्या जब वो आएंगे और आके इसकी सरबराही पकड़ेंगे तो उसके बाद उनका रोल कराची को रन करने तक महदूद हो जाएगा या अर्बन सिटीज़ ऑफ सिंध रन करने तक महदूद हो जाएगा? मेरे ख्याल है अपने रुतबे से बहुत नीचे आ जाएंगे अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि MQM को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि उनके यहाँ लीडरशिप का वैक्यूम है, उनको मुश्किलात हैं और वो समझते हैं कि इन मुश्किलात का हल अगर कोई फ़ौजी जर्नल ख़ासतौर पर परवेज़ मुशर्रफ जैसा आता है तो वो शायद उनके लिए काबिल कबूल भी होगा और इन मुश्किलात में से शायद उनको गुजार भी देगा। जो उनके इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, यानी पैसा आना बंद हो गया, जो मेंबरशिप थी उसमें कमी हो गई, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं और उसके लिए उनको परवेज़ मुशर्रफ का नाम चाहिए। लेकिन क्या परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के लिए या सियासत के लिए फ़ायदा मंद होंगे, ये वो सवाल है जिसके बारे में मैं अपनी डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब एक फ़ौजी होने की नाते और वो बिल्कुल एक बड़े अप फ्रंट और क्लियर हेडेड बंदे तो नज़र आते हैं, लेकिन सियासत इस तरीके से पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी उस नहज पे नहीं पहुंची कि इतनी सफाई और शफाफियत के साथ सियासत की जा सके। सियासत वही है जो कि हमारे यहाँ चल रही है। परवेज़ मुशर्रफ जैसा आदमी यहाँ पे आके अपने आप को ख़राब करेगा, ना उसको उस लेवल का रोल मिलेगा जो कि वो करना चाहता है। इसलिए मेरे हिसाब में मेरी एडवाइस उनको यही होगी कि आप आराम से जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठें। अगर गोल्फ खेल सकते हैं, कमर इजाज़त देती है तो ज़रूर खेलें, वरना कुछ और मशगलें ढूंढें, लेकिन हरगिज़ पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को लाके और गंदा मत करें। 3 नहीं 2 हाँ। न्याजी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब को हसन निसार के साथ जाना चाहिए या शहजाद चौधरी साहब के साथ जाना चाहिए, सियासत में आना चाहिए या गोल्फ खेलनी चाहिए? इसको कमेंट करें और फिर सवाल का जवाब भी दें। समझ नहीं आती कि उस पे भी कमेंट करना है और बाकी कि दिल करता है कि इस टॉपिक को छोड़ के क्रॉस टॉक पे आ जाऊं। हसन साहब के तो ये है कि वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अब वो महबूब पहली सी मोहब्बत मांग रहे हैं और हसन साहब देने पर तैयार हैं। तो मुझे खुशी हुई है कि हसन साहब ने, मेरा ख्याल था कि शायद इश्क मांद पड़ गया होगा, मुझे खुशी हुई है कि हसन साहब के अंदर वो इश्क इंटैक्ट है और अच्छी बात है। देखिए मसला ये है कि जो MQM है, पहले ये जहन में रखें कि जहाँ इम्तियाज साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं, और वो ये कि जो MQM है वो उसका और अल्ताफ हुसैन का चोली दामन का साथ है। यानी कि बाबर सत्तार साहब ने कहा MQM जो है वो जो अल्ताफ हुसैन है MQM वही है। अगर जो नजर आ रहा है और MQM उसी तरीके से अपने आप को अलहदा कर चुकी है, लेट एंड स्पिरिट, तो फिर मेरी तरफ से ये समझे कि सियासी तौर पे गैर मुअस्सर है और सियासी तौर पे किस्सा पारीना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अहम नहीं है कि मुशर्रफ साहब उर्दू स्पीकिंग में पॉपुलर है, ये भी अहम नहीं है कि MQM को इस वक्त सहारे की जरूरत है, उनके पास टॉवरिंग पर्सनैलिटी चाहिए अल्ताफ हुसैन जैसी, और मुशर्रफ की सूरत मिल जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि क्या एक ऐसा बंदा पाकिस्तान का सदर रह चुका है और जो कि पाकिस्तानी फौज को कमांड कर चुका है, वो उसको ये जेब देता है कि वो BLA में बरहमदार बुख्ती या कोई इलाकाई कोई सोमरो साहब की जो या सोमरो साहब की जो जमातें हैं जो इलाकाई हैं उसकी आगे क्या संभाल ले। मैं समझता हूँ एस्थेटिक आयशोर है मेरे लिए, तो ये चीज सोच नहीं करा है। ये नहीं है कि मुशर्रफ साहब ये कर नहीं सकते, जरूर करेंगे और करना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह है जी कि जहां से इम्तियाज साहब ने बात छोड़ी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी वो गरीब एक सर्कस जारी है। पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत को क्रिएट किया जा रहा है। हसन निसार साहब ने बहुत चैलेंज किया कोई और कुव्वत और बताओ गॉड पर्सनैलिटी है। मैं समझता हूँ कि राहिल शरीफ साहब बहुत पॉपुलर है माशाअल्लाह। ये एक वो भी आ रही है कि जी सारी पार्टी मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है कराची से लाहौर से तहरीक इंसाफ से इकट्ठे हो जाएंगे, मुशर्रफ साहब इकट्ठे हो जाएंगे, राहिल शरीफ साहब रिटायरमेंट के बाद भी क्या संभाल लेंगे, इलेक्शन 3 महीने में हो जाएंगे। ये सारी विजुअल थिंकिंग है। नहीं का? नहीं हाँ का ये वो कर सकते हैं। उनको सब सारी चीजें तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास कोई रास्ते नहीं रहे। हमारे सामने क्या परवेज मुशर्रफ एमकेएम के तमाम धड़ों के मुत्तफिका कायद हो सकते हैं? 3 हाँ और 3 नहीं, यानी कि मामला टाई है। 50% पैनल कहता हो सकते हैं और 50% कहता है नहीं है। अभी मैं पिछले वोट का बता दूं, हमारा गुज़िश्ता जुमे का जो पोल था उसके अंदर सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जिस तरह से हमारे सवाल का जवाब रखा, मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी का मुतनाज़े बयान क्या खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? 59% लोग कहते हैं हाँ ये चार्जशीट है नून लीग की हुकूमत के खिलाफ। 41% कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल रिपोर्ट कार्ड का था, भारतीय हुकूमत का काले धन के खिलाफ अहम फैसला, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ ठोस अमल क्यों नहीं होता? हमारे सामने 2 ऑप्शंस थे, हुकूमती अदम दिलचस्पी जिसको 41% लोगों ने वोट किया, जबकि 59% लोगों ने कहा बाअसर माफिया, जिसकी हमारे पैनल पर भी बड़ी शिद्दत से बात की गई थी कि बाअसर माफिया मौजूद है। इस बायस ऐसा नहीं होता। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज के सवालों के जवाब पर भी सोशल मीडिया पर जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।